में पढ़ेंगे। सबके पास पुष्प है? ये जो पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प में कितने पार्ट्स है? 4। आगे ये 4 पुष्प के 4 अंग होते। ठीक, तो आप लोगों को ये जो हरा कलर का पुष्प यहाँ पर भाग दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला, ये जो बाहर लगा हुआ है हरे कलर का दिख रहा है, ये हरे कलर का भाग जो है पुष्प का बाह्यदल पुंज कहलाता है। पुंज कहलाता है। ठीक, ये पहला भाग है पुष्प का। दूसरा भाग है दलपुंज। तो दलपुंज कौन सा भाग होगा? ये वाला, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले लाल कलर के भाग दिख रहे हैं, ये है पुष्प का दूसरा भाग, जिसको हम कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। फिर उसके बाद तीसरा अंग, पुष्प का तीसरा अंग, ये देखिए एक नली जैसी रचना है और उसके बीच में ये छोटे छोटे, यहाँ पर फिर से इसके ऊपर में यहाँ पर ऐसे पीले पीले कलर के कुछ लगे दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं। इस पुष्प में देखिए, ये देखो, ये वाला, ये ऐसे भाग दिखे। ये वाला पुष्प का तीसरा अंग कहलाता है और इसका नाम है पुमांग। कहते हैं पुमांग। ठीक, और ये जो लंबी नलिका वाला भाग दिख रहा है, पूरी लंबी नलिका ऐसी दिख रही है लाल कलर की, और ऊपर में एक घुंडी जैसी ऐसी है, देखो ये वाली, ये पूरी लंबी नलिका, ये जो जुड़ी हुई है यहाँ नीचे आकर, ये वाली पूरी भाग क्या कहलाता है? हम कह सकते हैं कि एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग में हमने बता दिया, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमांग, जायाम। बाह्यदल पुंज को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? और दलपुंज कोरोला, एंडोस्पर्म, जायाम, ठीक, ये 4 पार्ट है। तो ये 2 तो पुष्प के बाहरी भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाहरी भाग। और ये पुमांग और जो जायाम है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये पुष्प के जनन अंग है। क्या कहलाते हैं ये? जनन। आज हमको इन्हीं 2 के बारे में चर्चा करनी है। पुष्प के 2 अंग जो जनन अंग कहलाते हैं, इनके बारे में चर्चा करना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, देख लीजिए। इस फ्लावर में ये दोनों भाग बने हुए हैं। अब ये दोनों भागों में और थोड़ा अलग करके बताती हूँ। ये जो पुमांग है, ये पुमांग कैसा दिखाई देता है जब हम इसको बड़ा रूप में देखेंगे? तो ये देखिए, इसकी रचना इस प्रकार से बनी होती है। ये ऐसा बना होता है और ये यहाँ पे छोटे छोटे अंदर में कुछ दाने जैसी संरचना दिखा रही हूँ मैं। यस मैम। अब हम इसको भागों में बांट देंगे कि ये जो लंबी वाली रचना है, एक नली जैसी छोटी सी लंबी दिख रही है ये वाली, इसको हमने नाम दे दिए तंतु। क्या नाम दे दिए? इसको हम इंग्लिश में फिलामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक, अंडाकार वाला भाग, ये इसको हम कहते हैं पराग। क्या कहते हैं? शाबाश, पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर में जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे, इसको कहते हैं पराग। क्या कहते हैं? पराग। पराग। और ये जो फूले वाले अंडाकार वाले भाग और ये तंतु के बीच में ये जो यहाँ पर जुड़ा भाग दिखा रहा है ना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये हमारे किसकी रचना बन गई? इसका मैं ट्राई कर रही हूँ, पुमांग। क्या है ये? पुमांग। ये पुमांग की संरचना। ठीक, और पुमांग जो है, अब ये बताओ कि ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है? तीसरा भाग। और तीसरे भाग में इसको हम पुमांग का मेल पार्ट से क्या कहते हैं? मेल पार्ट, अर्थात नर अंग। कौन सा अंग है ये? नर अंग। ये पुमांग पुष्प का नर अंग कहलाता है। कौन सा अंग कहलाता है? नर अंग कहलाता है। और जायांग कौन सा अंग कहलाता है? कौन सा अंग कहलाता है? अब इसी प्रकार से यहाँ पर मैं और अब
मादा अंग अर्थात हम जायांग की संरचना बना लेते हैं। तो जायांग के लिए हम क्या करेंगे, केवल जायांग की रचना बनाएंगे। ये देखिए केवल हम जायांग के पार्ट्स को ही दर्शाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपको ऊपर में एक खुला हुआ भाग ये दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको खुले हुए भाग को? प्रतिकाग्र। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे स्टिग्मा। क्या कहेंगे? प्रतिकाग्र। ये प्रतिकाग्र हो गया। और ये जो लंबी रचना दिख रही है नली के आकार की, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है। और ये जो गोल खुला हुआ भाग दिख रहा है इसको ये हो गया अंडाशय। अब इसी अंडाशय में यहाँ पर बीज बनते हैं, इसलिए इस भाग को हम क्या कहते हैं? बीजांड। बीजांड क्या कहते हैं? बीजांड। अब हमारे पास पुष्प के 4 अंग है, पर 4 अंग में हमको केवल पुष्प के जनन अंग के बारे में पढ़ना है। तो जनन अंग में जो पुमंग है वो कौन सा भाग है? नर भाग। और जो जायांग है वो मादा। अब जब ये पुष्प है, इस पुष्प से जब पुमंग में से ये परागकण जो है ये समय आने पर परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होने के बाद यहाँ से अगर किसी कारणवश यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं? इस प्रतिकाग्र पर, पुष्प की प्रतिकाग्र पर आकर गिरते हैं। तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। पर चूंकि आज हमको केवल पुष्प के अंगों के बारे में पढ़ना है, और फिर हमको परागण भी किसे कहते हैं पढ़ना है, कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण की परिभाषा के लिए सबसे पहले हम इस पुष्प के 4 अंगों के बारे में जानेंगे, और 4 अंगों के जानने के बाद परागण की क्रिया को समझेंगे। तो इससे बड़ी सुविधा हो जाएगी। अब हम आराम से परागण किसे कहते हैं बता सकते कि जब किसी पुष्प के पराग कोश से निकल कर परागकण उसी पुष्प या फिर किसी दूसरे पुष्प, ठीक है, उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प की प्रतिकाग्र पर आकर गिरते हैं, इस क्रिया को परागण कहते हैं। और ये वाला परागण कैसा होता है? स्वपरागण, क्योंकि उसी पुष्प के प्रतिकाग्र पर आकर गिरे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्वपरागण। परंतु अगर इस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलेंगे और दूसरे पुष्प के प्रतिकाग्र पर जाकर गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन सा परागण होगा? कौन सा परागण होगा? तो हमको हमारे टॉपिक में है परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण होता है, क्योंकि इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, आज की लिस्ट बनानी काफी है। ठीक, और किसी को नहीं आया समझ तो बताओ भाई, यहाँ से आपको कुछ समझना है बता दीजिए। कोई क्वेश्चन? बताओ। अगर किसी को कुछ लगता हो